Namaskar. Welcome to the second episode of Unschooling. We have with us Mr. Shivram, founder, Euro नमस्कार। International School and Code Vidya India Private Limited. नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सर, हमारे पिछले पॉडकास्ट के बाद आज हम फिर से इकट्ठा हुए हैं. सो टुडेज podcast will be about all the innovations that you have introduced in your school over the years, and this might be a little nostalgic journey for you because we'll be starting from 2002, where you started the preschool, and then we'll take over different innovations and initiatives over the years. So to start with, first of all, we'll want to discuss the idea of a preschool. You started with a preschool in this city where the idea was not even existent, and people were still stuck with the conventional idea of education. So what was the reason behind going with a preschool, introducing a preschool in a small town and not opting for a conventional school? इंटरेस्टिंग कहानी है। जी। तो 12th के बाद एनडीए की कोचिंग करने के लिए गया था। तो अलग अलग राज्यों से बच्चे मेरे हॉस्टल में रहते थे। बात चली तो जो मोम का कलर होता है ना, क्रेयन, तो मुझे ये नहीं पता, ठीक है, इंग्लिश में। तो मैंने देखा कि कुछ तो फाउंडेशनल स्कूलिंग जो है उसमें कहीं कोई लोचा रहा है। थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि स्कूलिंग का बड़ा रोल बच्चे के जीवन में होता है। फिर सीकर वापस जब लौट के आया तो समझने की कोशिश की कि लोकल डायनामिक्स क्या है, किस तरह के स्कूल्स रन करते हैं, और अगर किसी नए इनिशिएटिव की शुरुआत करनी है तो वो एकदम एलिमेंट्री लेवल से ही होगी। प्री स्कूल को अगर अपन देखते हैं तो प्री स्कूल में ऐसा कंसेप्ट था, 2002 की बात है, कि कोई आंटी है ना, पढ़े लिखे हैं एंड शी इज नॉट एबल टू डू जॉब बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस। तो उन्होंने अपने 2 कमरों में एक स्कूल शुरू किया, कुछ बच्चे आने लग गए, लेकिन जो टेक्निक्स हैं प्री स्कूल की वो अवेयर नहीं थे। अगर मान लो किसी ने बीएड भी किया है तो बीएड में प्री स्कूल के लिए उस जमाने में बहुत ज्यादा कोई टीचिंग लर्निंग कंटेंट नहीं था ना, पेडागोजी पे कोई बात होती नहीं थी। मैंने भी जस्ट 2000 में ही बीएड किया था। तो स्कूलिंग, बीएड, ये सब करके ये समझ में आया कि यहाँ पे बड़ा गैप है। एंड इंसिडेंटली यूरोकिड्स जो डेनमार्क की कंपनी है वो इंडिया में आई अपने प्री स्कूल को लॉन्च करने के लिए। तो मैं जयपुर उनके हेड ऑफिस गया और लगभग अभी भी याद है 11 बजे का उन्होंने मेरे को टाइम दिया। 11 से 11:30 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि सीकर तो बहुत छोटी जगह है, हम वहाँ पे प्री स्कूल की फ्रेंचाइजी नहीं देंगे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपके एमडी से मेरी मीटिंग करवा दो। एमडी उसी दिन मुंबई से आते थे, संडे की बात है, तो वो ऑफिस में ही थे। काफी देर वेट करने के बाद 2:30 बजे उन्होंने मेरे को आधे घंटे का टाइम दिया कि आधे घंटे एमडी साहब आपसे मिलेंगे। वो हमारी जो मीटिंग थी वो 2 से 2.5 घंटे चली और ये मेरी जिद थी और मैं हाँ करके उठा वहां से। मैंने उनको बोला कि छोटे शहर के बच्चे जो हैं उनको भी हक है कि उनको अच्छी स्कूलिंग मिले। आपके कमर्शियल्स कुछ होंगे, वी कैन डिस्कस दैट थिंग, लेकिन मैं सीकर में प्री स्कूल खोलूंगा और यूरोकिड्स की फ्रेंचाइजी लेके जाऊंगा। और वहां से फिर यूरोकिड्स की फ्रेंचाइजी लेके और प्री स्कूल शुरू किया। तो ये था कि एलिमेंट्री लेवल से बच्चों पे वो काम करना है, उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट पे काम करना है। तो बेसिकली ये आइडिया आपको अपनी खुद की एक कमी के कारण समझ आया कि हाँ। मेरे में ये कमी है तो मेरे बच्चों में ये कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी जितने भी एंटरप्रेन्योर से मैं मिला हूँ और उनसे डिस्कस किया इन चीजों पे, तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना वो खुद का है। द एंटरप्रेन्योर फील्स दैट इज द प्रॉब्लम और वो फिर उसके सोल्यूशन डिवाइस करता है। तो ऐसी ही जर्नी मेरी भी है। मैंने मेरे स्कूलिंग में जो प्रॉब्लम्स आई और उसके चलते मेरे को जो आगे करियर पाथ पे ग्रो करने में चैलेंजेस आए, वहीं से कुछ इनपुट लिए और ये महसूस किया कि छोटे शहरों में अच्छी स्कूलिंग की प्रॉब्लम है। So with that idea, you started with EuroKids, and then eventually you moved on to Euro International School, Exactly. and you established your own school.
So what was the idea of starting Euro International School? जैसे कि यूरो किड्स की अपनी पेडागोजी थी, उनके टीचिंग मेथड्स थे, उनके कुछ अपने लिमिटेशंस भी थे. सो व्हाट वाज द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग योर ओन स्कूल? आपने कुछ सोचा होगा कि ये कुछ वैल्यूज या ये कुछ चीजें हैं, जैसे हम लास्ट पॉडकास्ट में बात कर रहे थे, इनोवेशन और एम्पैथी, which has been the vision for you over these years. So what was those innovative ideas, or what were those innovative thoughts which led you to start Euro International School? तो फंडामेंटल सेम है कि हमें बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे काम करना है. वो जमाना वो था जब एकेडमिक्स पे पूरी बात होती थी, है ना. अगर कोई स्कूल में बच्चा पढ़ के आता है तो घर पे कोई आएगा तो टेस्ट कैसे करता था, ला 10 का पढ़ा सुना दे, है ना, एबीसीडी सुना दे, एबीसीडी सुना दे, ये राइम सुना दे. तो हमें बच्चे के डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उनको इवेलुएट करने के 2-3 तरीके पता थे, जो हमें भी पुराने जमाने से पता थे. वही हम प्री स्कूल में इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वही हम हाई स्कूल में इम्प्लीमेंट कर रहे थे. तो 4 से 5 साल जब बच्चों के साथ काम किया, फिर पेरेंट्स से भी मिलना जुलना शुरू हो गया. उनके कुछ के बच्चे जो हैं वो किसी बड़े स्कूल में उस वक्त पढ़ रहे थे, अपने पास प्री स्कूल में छोटे बच्चे आ रहे थे. उन बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ काम करके ये आया कि हाँ, ये जो मुहिम छेड़ी है इसको आगे तो लेके जाना है. और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. हर मेरी जो जर्नी के जितनी सीढ़ियां हैं ना, उनके पीछे कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को सोते से जगाया, और फिर मैं थोड़ा सा बढ़ा, और फिर मैं संतोष वाले उस मोड में some catalytic event every now and then. Yes. तो सरकारी नौकरी छोड़ी, प्री स्कूल शुरू किया. उस वक्त ये था कि 34,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, इसके आसपास कमा लेंगे, ठीक है. 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे थे. तो कमर्शियल जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ टेकिंग डिसीजंस है उसमें वो मुद्दा नहीं था. It was 2007. I was reading a book by Abdul Kalam, Ignited Minds. उसमें वो ये लिखते हैं कि the leaders and the entrepreneurs in the society, they have the obligation towards the society also. आप कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, और वो आपकी सारी नीड्स को सफाइज कर रहा है, तो आप थोड़ा सा लीनियर मोड में चले जाते हो. लेकिन आपके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ अच्छा बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की बैंडविड्थ नहीं है. तो अगर आपने कुछ प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है तो उसको वहां रोकना नहीं है. यू शुड जस्ट एक्सपैंड इट सो अदर पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट थिंग. तो वो शुरुआत तो उस कंफर्ट जोन से निकालने के लिए उस बुक का एक सहारा मिला. दूसरा, ये गैप आइडेंटिफाई हो गया कि द प्रॉब्लम आई आइडेंटिफाइड इन प्री स्कूल वाज आल्सो इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी. तो स्कूल शुरू करनी है, लेकिन पैसा नहीं था. वो भी एक बड़ा चैलेंज था बड़े स्कूल के लिए. इंसिडेंटली फादर साहब को वीआरएस मिली, उनको इकट्ठा पैसा मिला, कुछ रियल एस्टेट में डाला, तो फाइनेंशियल वाला मुद्दा भी सॉर्ट आउट हो गया. तो ऐसे करके द विजन बिहाइंड वाज टू क्रिएट द प्लेटफॉर्म जहां पे जीवन के जितने एस्पेक्ट्स हैं, और जहां पे मैंने ये देखा कि ये लैग था ना. 12th में ये देखा कि इंग्लिश कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, ठीक है, तो उस पे काम किया. जब ये लगा कि हाँ, कम्युनिकेशन इंग्लिश वाला मुद्दा तो सॉर्टेड है, अब कोई उस पे नहीं है, तो देन वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ द स्किल्स, है ना. तो स्किल्स में सबसे पहले हम स्पोर्ट्स पे आए. तो ये जर्नी जो है ना, बहुत टुकड़ों में यहाँ तक आई है. बट द मोटिव बिहाइंड एवरी डिसीजन वाज द लार्जर पिक्चर टू एड वैल्यू टू ह्यूमन लाइफ. सो सर, आपने स्पोर्ट्स की बात की, तो आई थिंक यू वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस skating and the game, if we say roll ball to seeker. यूरो इंटरनेशनल स्कूल की ही टीम हुआ करती थी पहले राजस्थान में जो खेलती थी, फिर आपके फुटस्टेप्स में चल के बाकी स्कूल्स ने भी किया. सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड मूविंग इनटू स्पोर्ट्स? We talked about innovation in education, but this was an innovation into sports. So how did you come across this game, and what was the idea behind introducing it in your school?
प्री स्कूल से शुरू की, और प्री स्कूल में अगर हम देखें तो प्ले वे मेथड को हमने अडॉप्ट किया था। वहां से कुछ डेटा निकलने शुरू हुए कि प्ले वे मेथड में बच्चा आराम से सीखता है, कोई स्कूल आने के लिए डरता नहीं है ना, इट्स अ सेकंड होम वाला कंसेप्ट जो है उसको हमने एनालिसिस करना शुरू कर दिया था कि हाँ इट इज एक्चुअली हैपनिंग। संडेज को फोन आते थे पेरेंट्स के कि बच्चा कह रहा है कि एक बार मैम से बात करवाओ, मान नहीं रहा है, स्कूल जाना है इसको, है ना। तो हमें ये लगा कि हाँ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो जो प्री में किया उसको हमने प्राइमरी में रेप्लिकेट किया। प्राइमरी में रेप्लिकेट करेंगे तो जो इंडोर के प्ले जो स्पोर्ट्स हैं या गेम्स हैं वो काम नहीं करेंगे, तो आपको कुछ अलग सोचना है, ठीक है। अब छोटा स्कूल था उस वक्त, तो जितना हमारे पास प्ले ग्राउंड्स थे उनमें ये लगा कि रोल बॉल इज द राइट वे। आदर्श विद्या मंदिर में आई वॉज इन्वाइटेड एज चीफ गेस्ट। रोल बॉल का डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट चल रहा था और सीकर की टीम जो थी फाइनल में थी और शायद जीती भी थी। तो उसके जो कैप्टन थे वो नविराज सर थे। Okay. और नविराज वॉज प्लेइंग वेरी वेल। तो वहां पे जिन लोगों ने मेरे को इनवाइट किया था, महेंद्र कुमार सर ने, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि सर ये जो बंदा है ये बहुत अच्छा खेल रहा है और इससे रिक्वेस्ट करो कि ये मेरे स्कूल में भी इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दे। तो उन्होंने कहा कि हम तो ये चाह ही रहे थे कि कोई स्कूल एसोसिएट हो, और यूरो इंटरनेशनल स्कूल ने वो स्टेप लिया, नविराज सर ने हमें ज्वाइन किया और रोल बॉल को इंट्रोड्यूस कर दिया। और रोल बॉल में इतनी अच्छी टीम बनती गई और उस खेल में थोड़ा रोमांच भी है ना। 3 स्पोर्ट्स का वो अमलगमेशन है ना। तो उसमें स्केटिंग भी है, बास्केटबॉल की तरह ड्रिबलिंग होती है और हैंडबॉल की तरह, और बास्केटबॉल के कोर्ट पे ही वो खेला जाता है। तो वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उसको शुरू किया जा सकता था। और स्केटिंग स्कूल में प्रैक्टिस के लिए जो होती थी वो स्कूल प्रोवाइड करवाती थी, बाकी पेरेंट्स लाते थे, थोड़ा तो शेयरिंग भी हो गया। और ऐसे करके और पेरेंट्स ने बड़ा सपोर्ट किया। एक टाइम था जब जो आसपास के लोग कहते थे कि ये तो अच्छा वो यूरो स्कूल खेलने वाली स्कूल, तो वो प्ले वे मेथड से शुरू हुई थी। फिर यहाँ भी हमने स्पोर्ट्स पे ड्यू इम्पोर्टेंस दी, तो उससे वो एक मैसेज बाहर गया कि तो स्किल का इम्पोर्टेंस जो स्कूलिंग में है वो वहां से एस्टेब्लिश हो गया। तो हार्ड स्किल से शुरू हुआ और फिर वो सॉफ्ट स्किल्स पे भी आ गए। तो और कल की ही एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, इट वाज स्पेसिफिकली अबाउट गर्ल्स, कि जो गर्ल्स प्राइमरी सेगमेंट में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं 70% ऑफ देम डू वेरी वेल इन एकेडमिक्स आल्सो। तो स्पोर्ट्स का एकेडमिक्स पे भी काफी फर्क ये तो काफी रिसर्चेस वैसे ही आई थिंक कि इफ योर माइंड is healthy, you have to keep your body healthy, and exercise is the major way to keep your physical health in check. So sir, you talked about soft skills. तो अब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो कोडिंग हमारे दिमाग में सबसे पहले और आज के दिन में एक बज वर्ड भी बन चुका है, कोडिंग एंड एआई. But you started coding back in 2016. We are here in 2024. But I remember 2016 में ही हमारे स्कूल में बच्चों को कोडिंग सिखा दी गई थी. So and NEP also was, I would say, 4 years behind of us. So what was the idea? Where did this idea of coding came to you? I think you went to MIT. That was that a trigger point or was something else? MIT happened later. Okay. And this decision was taken earlier. Okay. इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अपने स्कूल के इंटरव्यूज तो मैं कर ही रहा था। सीकर और जयपुर के 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हैं जिनके इंटरव्यू पैनल में मैं बैठता था हायरिंग में टीचर्स के लिए। तो एसएसटी का जो टीचर है उसकी तनख्वाह, मैं ये बात कर रहा हूँ 2011-12 के आसपास, तो 25 से 30 हजार रुपए टीजीटी की तनख्वाह होती थी एवरेज। और मैथ्स और साइंस के लिए जो टीचर आते थे ना, उनमें ज्यादातर टीचर आते थे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे जिन्होंने जस्ट पास आउट किया, दे ट्राइड फॉर कैंपस एंड ऑल, और उनके सिलेक्शंस नहीं हुए। जब उनसे बात होती थी, यंग जनरेशन विद फुल ऑफ विगर एंड एम्बिशंस बट नॉट एम्प्लॉयड, तो वो इतना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते थे कि 12,000 13,000
मैथ्स पढ़ा देंगे, साइंस पढ़ा देंगे। तो भाई आपने जो पढ़ा, आप रेलेवेंट सेक्टर में क्यों नहीं जा पा रहे? स्किल गैप। Okay. वो मेरे ऑब्जर्वेशन से निकल के आया कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, एंड देन व्हेन आई वेंट डीपर इनटू द थिंग्स आई रियलाइज कि 10-10 15-15 साल से उनके करिकुलम जो है वो ही रिफाइन नहीं हो रहे। ठीक है, सेम करिकुलम। अब टेक्नोलॉजी इतना फास्ट इवोल्व कर रही है और बच्चे 10 साल पुरानी चीज पढ़ रहे हैं, तो मुश्किल तो है। हाँ, बच्चों तो को फ्लॉपी डिस्क, सीडी यही पढ़ाया जा रहा था कुछ टाइम। राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक काइंड ऑफ थिंग्स। तो फिर मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया कि स्किल गैप को कैसे भरा जा सकता है। उसी वक्त बाहर के देशों में जब जाना हुआ तो पता चला कि जहाँ पे अमेजन का हेडक्वार्टर है वहाँ के कुछ 20 स्कूल्स को मार्क जकरबर्ग ने अडॉप्ट कर रखा है, और उसकी टीम बच्चों को यूकेजी क्लास से कोडिंग पढ़ा रही है। दे रिकॉग्नाइज दिस थिंग। और एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि बाकी जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं या स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, उनके लिए आपको थोड़ा सा रिच इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। वो हर कोई स्कूल की कैपेसिटी भी नहीं होती। इंडिया आईटी में आगे बढ़ ही रहा था, तो वो सारी चीजों से ये लगा कि दिस इज द राइट फिट फॉर इंडियन स्कूल्स एंड द स्टूडेंट्स, जिसके जो लोअर मिडिल क्लास से या मिडिल क्लास से निकलकर बाहर अपने परिवार को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में काम करना चाह रहा है, उसके लिए इससे अच्छा कोई टूल नहीं है, इससे चीपेस्ट टूल कोई है नहीं। तो मैंने एक यूएस के कंसल्टेंट को हायर किया और उसको अपनी कहानी बताई कि मेरे को ये चाहिए, एंड ओरिजिनली इट वाज फॉर आवर स्कूल स्टूडेंट्स ओनली। इतना बड़ा सपना नहीं था ये। मैंने ये सोचा कि करिकुलम डिजाइन करते हैं, अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं। आई इन्वेस्टेड अराउंड 80 लाख रुपीज दैट टाइम। टीम को बनाना, कंसल्टेंट की फीस, एंड वी Training and all that ट्रेनिंग एंड also. ऑल दीज थिंग्स, एंड इट स्टार्टेड वेरी वेल। एंड विद इन अ ईयर मुझे वो ट्रेंड्स दिखने लग गए थे, बच्चों के एकेडमिक्स पे भी इम्प्रूवमेंट होने लग गया था ड्यू टू दिस थिंग। मैं डिटेल में भी उस पर बात करूंगा। तो वहां से कोडिंग को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया अपने स्कूल में। जब हमने कोडिंग इंट्रोड्यूस किया, इट वाज अ वेरी डिफरेंट स्टेप. What was the parents' reaction? Were they receptive to it? Yeah, there were questions put forward कि this is unnecessary, this could be taught later, why so early, it is another added pressure to the students. So were these kind of questions put forth by the parents or? Exactly. वो होता ही है जब आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको है, लेकिन जो सराउंडिंग में जो लोग हैं, क्योंकि उनका वो विषय नहीं है ना। आप किसी एक डोमेन में अपनी पूरी लाइफ को खपा देते हैं ना। जैसे मैं अगर मेरी बात करूं, मैं तो स्कूल को जीता हूँ। अगर जिम कॉर्बेट गया मैं घूमने के लिए और एक रिसोर्ट में रुका था, तो वहां पे एक बुद्धा की बहुत अच्छी स्टेज थी और वहां पे मेडिटेशन करने के लिए हम सुबह बैठे, तो बड़ा आनंद आया। और वो जो सेटअप बनाया हुआ था ना, वहां से फोटो क्लिक की और मैंने अपने छोटे भाई को बोला कि मेरे को स्कूल में एज इट इज ये बुद्धा की फोटो चाहिए। तो मैं तो जहां जाता हूँ वहां वो ही जी रहा होता हूँ। एक जिसका जो मेन प्रोफेशन है वो अलग है। पेरेंटिंग में भी बच्चों के साथ उसको उतना टाइम नहीं दिया देने का वो बैंडविड्थ मिलती है। तो वो जो लोग हैं उनका वो मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो वो तो डिफरेंस है। उसके चलते क्रिटिसिज्म तो होना लाजमी है। आप एक लीडर जो है उसका अपने विजन को समझाने में, जब तक वो बोलता रहता है तब तक वो समझ में नहीं आता। जब वो धरातल पे आता है, उसके परिणाम आने शुरू होते हैं, तब लोगों में वो कन्विक्शन आता है। तो ऑफकोर्स क्रिटिसिज्म भी था उस वक्त, और लेकिन मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने मेरी आंखों से वो चीजें होती हुई देखी थी उन यूएस के स्कूल्स में। तो हमने इम्प्लीमेंट किया और साल 2 साल में उनके रिजल्ट आने लग गए। तो फिर मैंने आर्ट स्कूल में उसको पायलट किया, वहाँ स्कूल्स में भी काफी अच्छा रिजल्ट आया। तो फिर कोड विद्या के फॉर्म में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जो हम आज 300 स्कूल में वही करिकुलम पढ़ा रहे हैं, और यूएस यूके के लगभग 2000 बच्चे B2C के थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ रहे हैं। तो इट टुक अराउंड 7-8 years. more than 9 years to be in that state. सर, अभी हम स्किल्स पे ही थोड़ा और बात करते हैं, स्किल्स के इनोवेशंस पे हम बात करते हैं।
तो पिछले 2 साल में आपने 2 नए स्किल्स इंट्रोड्यूस किए. आई थिंक दिस इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक डिसीजन to introduce financial literacy and entrepreneurship in your school. And I heard this time you are going to start this from class 5th onwards. So financial literacy, if you talk about me, if you ask me, am I financially literate, I would not be able to say yes, because I can't even do my own taxes. I don't know how, what shares are, what stocks are, what's the difference between all these terms. So what was the idea behind being so innovative, so futuristic, that skills like financial literacy and entrepreneurship were introduced? The same thing. जो भी आइडियाज आते हैं वो आपके पर्सनल प्रॉब्लम से ही निकल के आते हैं. जब मैं पहली बार बैंक लोन लेने के लिए गया तो क्रेडिट डेबिट बैलेंस शीट अपने को कुछ भी पता नहीं था. उन्होंने कहा क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, तो सीए को बताया, सीए ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी, वो सबमिट कर दी. सबमिट करने में उनके क्वेश्चंस आए तो पता चला कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो मेरी बनाई हुई नहीं है. तो मैं आई वाज नॉट एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस. तो थोड़ा सा ऐसे ही जब इंटरेक्शंस होते हैं तो आदमी का सेल्फ इवेल्युएशन भी हो ही जाता है. तो मुझे लगा कि यार इसमें पढ़ने की जरूरत, ऑल्दो आई वाज स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे इट इज लैकिंग इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम. Yes. तो वो खुद के चैलेंजेस थे. उसके बाद में आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी. उसके बाद में 3 से 4 साल पहले की बात है. एक टीजीटी हमारे स्कूल के हैं, तो उनका टीडीएस कटा तो उन्होंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को अप्रोच किया कि ये तो मेरी लायबिलिटी नहीं है. ही ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि ये गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं. फिर मेरे साथ उनकी मीटिंग करवाई, तब मैंने उनसे डिस्कस किया. तो समझ में आया कि इतने सालों से इस एजुकेशन के डोमेन में भी हैं, सैलरी इनके अकाउंट्स में भी आ रही है, तो उन्होंने कभी आईटीआर भी नहीं भरी. और जबकि वो आईटीआर वाले उसमें सेगमेंट में, हाँ, स्लॉट में भी थे. आधे घंटे की डिस्कशन के बाद में फिर एक आइडिया आया कि आई शुड टॉक टू द टीचर्स. सो 150 टीचर्स वर देयर. आई हैड अ मीटिंग विद दोस टीचर्स एंड ट्राई टू नो अबाउट देम कि ये क्या है. तो यू वॉन्ट बिलीव 90% ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स. देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द पेरेंट्स जो कभी मेरे से मिलने आते थे, जो बिजनेस में स्पेसिफिकली, जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में उनको तो थोड़ा इंफॉर्मेशन ठीक होती है. तो वहां भी मुझे वो गैप लगा कि उन्होंने किसी चीज के बारे में तब ही जाना जब उनको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई, है ना. तो फाइनेंशियल लिटरेसी पे फिर ये सोचा कि दिस इज वन स्किल एवरीबॉडी शुड नो. और जब ऑनलाइन बैंकिंग है, ठीक है, अब सारे एप्स पे हैं, बच्चे जब बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके अपने बजट्स को भी मैनेज करना है, उनको वेल थॉट डिसीजंस भी लेने. तो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, चॉइसेस वुड बी मेड व्हेन यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. तो वहां से फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करना शुरू किया. कोड विद्या की टीम को ये फ्लोट किया कि हमें 15 डेज के बूट कैंप बनाने. तो उन्होंने 15 डेज के बूट कैंप बना दिया. द एक्सपर्ट्स कम टू द स्कूल एंड डिलीवर टू द स्टूडेंट्स. तो पिछले 2 साल से चल रहा था और अब उसको एकदम सही फॉर्मेट में 5th से 10th क्लास के, इवन 12th क्लास के स्टूडेंट्स तक फाइनेंशियल लिटरेसी के बूट कैंप्स अपने स्कूल में हो गए. एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कोडिंग से ही रिलेटेड है. तो बच्चा है जिसके पास टूल, टेक्नोलॉजी से एम्पावर्ड है. अब क्या हुआ, ये बड़ा नेचुरल है. 6th क्लास का बच्चा, 7th क्लास का बच्चा जब कोडिंग सीख गया, तो जब मैं राउंड पे होता था तो दे यूज्ड टू कम अप टू मी विद द आइडिया कि सर देखो ये मैंने बनाया है ना, मैंने ये एक रोबोट बना दिया, मैंने स्क्रैच से ये एक गेम बना दिया. सर ये प्रॉब्लम जो है ना, इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो हमने स्कूल में आइडिया शुरू किया कि जब बच्चों के पास आइडिया है, टेक्नोलॉजी है, तो वो प्रोटोटाइप तो बना सकते हैं जिसमें उनका कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, विद द लिमिटेड रिसोर्सेज. तो बच्चे फिर आइडिया में ब्रिलियंट आइडियाज के साथ आने लग गए. तो ये रियलाइज हुआ कि अब इनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है. तो वहां पे फिर एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाए. और वो जर्नी फॉर्चुनेटली मैंने कोड विद्या के थ्रू कर भी दी.
एक स्टार्टअप का बनाना, फिर उस पे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड रेज करना, कैसे पिच करना है, कैसे कस्टमर्स एक्वायर करने हैं, कैसे इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड करना है, ये सारी प्रोसेस जब मैंने सीख ली, और अगेन वी हैव रेफरेंस टू द डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे स्कूल्स में इंक्यूबेशन सेंटर होने लग गए, है ना। शार्क टैंक जैसे इवेंट हुए अभी तो बच्चों के लिए दिल्ली सरकार ने भी एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रोग्राम रन करने शुरू कर दिए थे। तो कुछ रेफरेंस वहां से निकले, कुछ यहाँ से निकले, खुद के एक्सपीरियंस बच्चों के साथ काम करके, कि इसका भी एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होना चाहिए जिससे बच्चों की वो जर्नी शुरू हो जाए। एंड फॉर्चुनेटली इन 2018 आई थिंक one of our students came up with the idea of a platform like Uber for ambulance, and they are doing very well. They are doing amazing things. तो वहां से so far we have incubated 3 startups in our school. तो वो एक इनफॉर्मल वे में हो रहा था, वो तो जैसा चलते रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप की जो मेरी जर्नी थी, मैं जो कुछ भी सीख के आता था, दूसरे दिन स्कूल में आता, या तो असेंबली में, या फिर लगता था कि ये सेगमेंट है जिसके साथ हम बात कर सकते हैं, उनको अलग से ऑडिटोरियम में लिया, एंड आई यूज्ड टू शेयर माय एक्सपीरियंस। तो इनफॉर्मल वे में एंटरप्रेन्योरशिप की सारी जर्नी जो मैं जी रहा था, आई वाज शेयरिंग विद द स्टूडेंट्स. It was structured this time, and we implemented 2 years back, and it is on the way now. तो सर आपने आइडियाथॉन की बात करी. आई थिंक your parents are aware what ideathon is, but our audience is larger than that, so I would like you to explain a little bit more what is ideathon, how students participate, and what kind of environment they get. थोड़ा सा इस पे हम बात करते हैं. अभी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ना. एवरीबॉडी नो शार्क टैंक आने के बाद में बहुत अवेयरनेस आ गई है, और पोस्ट कोविड वाला जो एरा है ना, तो इतना कंटेंट लोगों ने कंज्यूम किया है और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. आइडियाथन सिंपली अ टीम ऑफ 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स, जो उनकी टीम बनती है, किसी एक प्रॉब्लम को, विसिनिटी में कोई भी प्रॉब्लम उनको लगती है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस पे अपने आइडिया को डेवलप करते हैं और अपने सॉल्यूशन को भी डिवाइस करते हैं. तो इस तरीके से आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एक सॉल्यूशन है, उसको कैसे मोनेटाइज करेंगे, और कुछ जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का है, तो वहाँ प्रोटोटाइप बना लेते हैं और उसको शोकेस करते हैं. तो आइडियाथन ऐसे इवेंट है जहाँ पे वो अपने आइडियाज को पिच करते हैं. देन देयर आर एक्सपर्ट्स इन द पैनल हु इवेल्युएट द आइडिया और बच्चों को प्राइज देते हैं. पिछले साल हमने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ मिलके, आई स्टार्ट के साथ मिलके आइडियाथन किया, और कम से कम 500 टीम ने पार्टिसिपेट किया था. तो ये भी राजस्थान गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था. नाउ दे आर हैविंग आईनेस इन द स्कूल्स, इंक्यूबेशन सेंटर इन द स्कूल्स. उस प्रोग्राम पे भी राजस्थान गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया, तो वहां से भी एक सपोर्ट मिलना शुरू हो गया. तो वो एक जर्नी जो है ना, वो पूरी कंप्लीट होती है. बच्चा क्या करता है, कोडिंग टेक्नोलॉजी से एम्पावर हुआ, उसने, उसके पास एक आइडिया है, वो टूल है, उस आइडिया को इस फॉर्म में शेप कर रहा है जिसको मोनेटाइज किया जा सकता है, और फिर उसको हैंड होल्डिंग मिल गई, तो कैश प्राइज मिल गया, तो और प्रोटोटाइप को रिफाइन करने में पैसा लगा देगा. थोड़ा सा स्केलेबल हो गया वो आइडिया, तो आपको आई स्टार्ट जैसे इंक्यूबेशन सेंटर है, वहां पे ग्रांट भी है, वहां पे इन्वेस्टमेंट भी है, और एक्सपर्ट्स की मेंटरिंग भी है. तो वो स्कूल को उस फॉर्म में लाना है और फिर वहां पे कनेक्ट करना है, एंड इट्स अ जर्नी दैट कैन बी टेकन forward. So this is an entirely real life experience for the students. Exactly. How we see people pitching in Shark Tank, the students are now then pitching in front of venture capitalists. Exactly. So I think that angel or VC funds or angel investors also can so participate. This gives like a kind of confidence boost to the students as well. If they want to start their own startup in the future, they have already lived through that journey of fundraising, or in a miniature form of fundraising. Exactly. We cannot say it's a miniature form. It can be a full-fledged thing while you are doing your schooling. Okay. So this is what we are talking about, unschooling. Your schooling taught you that it is to be done after college, yes, and graduation and all these things. But that is unschooling I'm talking about. It can be done while you are doing your class 9, 10, 11, 12, or
6 7. Brilliant minds are there. So last week we had Ideathon, the internal Ideathon of our school, Okay. and they are showcasing on mega parenting workshop their final ideas, and one fifth class student did amazing project where she is using AI. Okay. So it's amazing thing. It can be done. So the skills of coding, the AI that we have been talking about, the students are now using it in real life problems and real life examples and coming up with their own startups. I think that's brilliant. Thank you. That's very commendable. So these are all skills that we have been talking about: financial literacy, coding, entrepreneurship. तो सर जो ये स्टार्टअप्स की बात हुई, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड रियल लाइफ एजुकेशन की बात हुई, तो क्या हम बच्चों को ऐसे कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं या कर रहे हैं जिनमें बच्चे वो स्किल्स यूज करें, या फिर क्या उनकी करियर काउंसलिंग के पाथवेज हैं जो आपने इंट्रोड्यूस करे हैं अपने स्कूल में, तो उन पे भी हम थोड़ा सा एक बार बात करेंगे और हमारे ऑडियंस को अवेयर करवाते हैं कि इन स्किल्स से आगे क्या एक रास्ता बच्चों को दिया जा सकता है। तो 2012-13 की बात है। आई वॉज रीडिंग रॉबिन शर्मा, और रॉबिन शर्मा बात करते हैं कि आपका पैशन और प्रोफेशन अगर अलाइंड है तो जीवन का आनंद दुगना हो जाता है। 2015 में I got the chance to be in one of the workshop by Robin Sharma. I went to Toronto, Canada, especially to just attend that event, and that was the turning point of my life. वहाँ पे ये क्लिक किया कि पैशन प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए, और अगर ह्यूमन बीइंग्स अपने पैशन को रिकॉग्नाइज करके और प्रोफेशन को अलाइन कर तो जीवन सुंदर हो सकता है। ये कहीं गहरे अंदर बैठ गया। अब ये था कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए, तो मैंने बच्चों के साथ बात करनी शुरू की कि आपको क्या करना है, पेरेंट्स कहाँ उनके ड्रीम से अलाइन करते हैं, उनकी इनर कॉम्पिटेंस क्या है ना, या इनर कॉलिंग क्या है। अब इन चीजों पे जब मैं बच्चों से बात करता था तो 50% ऑफ द टाइम तो बच्चों के पास आंसर होता था, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज। कुछ बच्चों ने हाँ किया तो पेरेंट्स को नहीं जमता था, और मैं तो प्रोफेशनल नहीं था, मेरे तो जितने लाइफ के एक्सपीरियंस थे उसके बेसिस पे ही मैं उनसे बात करता था। लेकिन वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब कम थे तो उनको मैं ज़्यादा समझता था, उनको मैं ज़्यादा समझा सकता था। लेकिन फिर मैंने देखा कि इसका कुछ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर दैट। और एक आई ड्रीम करियर करके कंपनी है, तो करियर काउंसलिंग में इन 2014 वी जस्ट कोलैबोरेटेड विद दैट कंपनी, एंड we just launched that thing in our school where professional career counselors were coming to school. They are having these psychometric tests, और वो उनको बता रहे कि 600 से ज्यादा करियर ऑप्शन है। और जब मैं कर रहा था तो मेरे को 8, 10, 15 से ज्यादा खुद को ही नहीं पता था। तो अंधा अंधे ठेले थे दोनों कुपड़न। तो हम यही करते हैं, हमें जितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है ना उसके साथ हम ये मानते हैं कि ये सब कुछ यही है, पूरी दुनिया यही है, और उसके हिसाब से हम नई जनरेशन को गवर्न करना या उसको डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं। तो वो मैंने रियलाइज किया, तो हमने करियर काउंसलिंग प्रॉपर वे में तब से शुरू कर दी, और उसके कुछ इम्पैक्ट भी हैं। जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन वो दिमाग में ही नहीं आता, खुद के भी नहीं आता था। तो 2016 में I remember 2016 or 2017 was the first year when first of our student went to foreign university, और उसके बाद तो रास्ते खुल गए। तो प्रॉपर प्रोफेशनल्स करियर काउंसलिंग करते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, तो उनके एप्टीट्यूड एटीट्यूड का पता चल जाता है, उनके इंटरेस्ट का पता चल जाता है, एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व इन दैट डिसीजन। करियर काउंसलर जो है वो टीचर से भी बात कर रहा है, जिसने 6, 7, 10 साल उसके साथ बिताए, पेरेंट्स से बात कर रहा है, बच्चे से बात कर रहा है, तो कुछ हद तक वो डिसीजन सही होने की संभावना है। So it is a guided counseling to the students Exactly. for their career choices. तो सर
ये तो करियर चॉइस की हम बात करें, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इंटर्नशिप्स दैट यू हैव इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल इटसेल्फ एंड इवन इन कोड विद्या. So what was the idea behind giving internship to a student who has just passed class 12th? There are internship in colleges. People do internship in their third or the fourth year. But giving internship to a class 12th pass out or a class 11th pass out, I think that kind of trust needs to be built between that child and the employer, whoever is. So how did that trust came into you, and why did you choose that these students can also be given a platform to work? छोटे बच्चों के साथ काम करके बड़ा आनंद आता है ना. दे आर कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज, उनके पास कोई बैगेज नहीं है. ये तो इंटर्नशिप का कंक्लूजन है. काम करके बहुत कुछ उन बच्चों से सीखने को मिला जिन बच्चों को हम पढ़ाते आ रहे थे. उनके साथ जब उस रोल में काम किया तो समझ में आया कि हमसे समझदार है. शुरू कैसे हुआ? कुछ एमबीए कॉलेजेस में जाने का मौका मिला और बहुत ही रिनोन्ड प्रोफेसर से डिस्कशन हुए एजुकेशन पे. एमबीए की डिग्री की क्या महत्ता है ना, क्या उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, या जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से एमबीए किया और जब वो ग्राउंड पे गए तो उनको क्या क्या चैलेंजेस आए. इन सारी चीजों से एक चीज समझ में आई कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाया जा रहा है और जब वो बाहर रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो ग्राउंड रियलिटी जो है वो एकदम चेंज है. ठीक है. अब जब बच्चा अटकता है तो वो वापस तो कॉलेज नहीं जा सकता. ठीक है. तो क्यों ना उनको इंटर्नशिप के थ्रू वो चैलेंजेस से पहले रूबरू करवा दिया जाए. देन दे हैव द क्वेश्चंस, दे हैव द चैलेंजेस इन देयर माइंड एंड नाउ दे आर गोइंग टू कॉलेज. तो जब कोई भी टॉपिक पे बात हो रहा है, मान लो एचआर के टॉपिक पे बात हो रहा है ना, बिजनेस साइकोलॉजी पे कोई बात हो रही है, अकाउंटिंग पे कोई बात हो रही है, सेल्स मार्केटिंग पे कोई बात हो रही है, तो दे हैव एक्सपीरियंस जिसके बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो वो जो टीचिंग लर्निंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी और रेलिवेंट भी हो जाएगी. तो वहां से इंटर्नशिप के आइडिया आए एंड आई इम्प्लीमेंटेड इन आवर स्कूल. इट्स आई थिंक थर्ड ईयर. तो 10th के बाद के बच्चे, 12th के बाद के बच्चे जिनको कॉलेज जाने से पहले 2-2.5 महीने का टाइम मिल जाता है, इनको 1-1.5 महीने का टाइम मिल जाता है, तो हम उनको सारे वर्टिकल्स पे, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड एकेडमिक्स, अकाउंट्स, फिनांस, सब में हम उनको रोल दे देते हैं और दे डू इट ब्यूटीफुली एंड दे आर वेरी मच हैप्पी एंड इट्स एडिंग वैल्यू टू देयर लाइव्स व्हाइल दे आर अप्रोचिंग for their internship while doing college. This also, I think, gives them a direction towards their career. Like if they have, let's say, I'm not aware about marketing, but I see an internship that is into marketing and I do some internship into marketing, I can then carry forward it into my college education. It's a good insight also. आपको क्या करेगा, जब इस environment में काम करेंगे ना, तो आपको ये clarity जरूर आ जाएगी कि ये नहीं क्या करना है. उसकी तरफ भी थोड़ी सी आपकी सोच बन जाएगी, लेकिन क्या नहीं करना भी समझ में आ रहा है. जो कि एजुकेशन को लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ये करने के बाद हमें नौकरी करनी है, बट ये कोई नहीं सोचता कि वो नौकरी करने के लिए जो एजुकेशन करनी है वो उससे पहले हम क्यों ना वो जॉब करके देख लें, ताकि वो जो हम इयर्स ऑफ कॉलेज 3 और 4 इयर्स है वो वेस्ट ना हो जाए. हर महीने में कम से कम 3 से 4 ग्रेजुएट मेरे पास आते हैं, मेरे स्कूल के नहीं, अपने विसिनिटी से जानकारी से निकाल के कि हमने इंजीनियरिंग कर लिया, हमने कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर लिया, अब हम क्या करें, हम तो समझ में नहीं आ रहा. और जब हम सारे लोगों से बात करते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि दैट डिसीजन इज नॉट टेकन बाय देम. कहीं फादर ने फोर्स कर दिया, कहीं मामा ने फोर्स कर दिया, कहीं टीचर ने फोर्स कर दिया कि ये सीए कर लो, सीएस कर लो, और उनकी उतनी समझ नहीं थी तो उन्होंने हाँ कर दी. ग्रेजुएशन करते करते समझ में आया कि यार ये तो आई एम नॉट बोर्न फॉर दिस थिंग, अब क्या करें. तो वो ही क्वेश्चन है जिसको हम थोड़ा अर्ली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज योर पैशन.
और उसको आप जीवन भर करो ना, उसमें आनंद आएगा। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को अपना प्रोफेशन बनाया है ना, पैशन था, जिया, और फाइनेंशियल इश्यूज तो सॉर्टेड है ना। एट द एज ऑफ 38 ही गॉट रिटायरमेंट। आप बताओ अपनी विसिनिटी में कहाँ ऐसे एग्जाम्पल है जो मतलब 80-80 साल तक आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है। तो कहीं तो प्रॉब्लम है ना इस पूरे एजुकेशन मॉडल में, जो उसकी इनर स्ट्रेंथ को समझ के और पैसा कमाने के लायक नहीं बना पा रहा। If you love what you do, the money comes, I think. Automatically. Because you are so invested into it, you want to work more and more. So the more you work, the more work you get. So money is byproduct. Product, yes. Okay. The problem is कि we are cultured in a manner कि 8 घंटे काम करना, ये तनख्वाह मिलेगी। मेरे को आज 22 साल हो गए स्कूल चलाते हुए, कोई दिन ऐसा नहीं लगता कि मैं काम पे जा रहा हूँ। Every day I have the goosebumps. The moment I enter into the gate, बच्चे दिखते हैं तो आनंद आता है। और कोविड में उसकी टेस्टिंग भी हो गई। कोविड में 2 साल हमने ऑनलाइन सारी क्लासेस चलाई। आई यूज्ड टू टीच एंटरप्रेन्योरशिप टू स्टूडेंट्स फ्रॉम यूएस एंड यूके। अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे होते थे। 13-13 घंटे हमने काम किया, पैसा भी कमाया। लेकिन द डे स्कूल ओपन एंड द स्टूडेंट्स वर देयर, तो उनके साथ रहने का जो आनंद था, तो वो समझ में आ गया कि आई एम बोर्न फॉर दिस थिंग। तो पैशन और प्रोफेशन अलाइन हो गए तो आनंद ही आनंद है। So we are aligning the students with their passion. कोशिश करना है, बहुत टफ टास्क है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे, इतने स्टेक होल्डर्स हैं। कोशिश है सबको सेंसिटाइज किया जाए, पहले सबसे पहले टीचर्स को, ठीक है, फिर उनके पेरेंट्स को, है ना, और कई बार तो दादी दादा, नानी नाना, मामा मामी, कितने सारे लोगों के इम्पैक्ट होते हैं डिसीजन मेकिंग। कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज मिल गया बहुत अच्छा बच्चे का, अभी रिसेंटली एक बच्ची को बहुत अच्छी कॉलेज मिल गई, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दादा बोले कि ये तो लड़की है, इसको तो हम बैंगलोर नहीं भेजेंगे। आई हैड टू इंटरवीन। पेरेंट्स को हाथाजोड़ी करनी पड़ी कि यार मैंने इतने साल इस बच्ची को पढ़ाया है, इसमें बहुत करामात है, प्लीज आप इसको भेजो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कोशिश है। इन सब कोशिशों के बीच में हमने एक फ्यूचरिस्टिक स्कूल होने के नाते आई थिंक वी आर द फर्स्ट स्कूल जहाँ पे हमने साइकोलॉजी काउंसलिंग बच्चों की शुरू की। मैंने टीवी सीरीज मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बहुत देखती थी कि यूएस की कोई टीवी सीरीज है, वहां पे बच्चा परेशान है तो उसके पास एक साइकोलॉजिकल स्कूल में काउंसलर है, जिससे जाके वो अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, वो अपने घर के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा है, जो कि मुझे कभी स्कूल में नहीं मिला, या फिर यहाँ इंडिया के स्कूल्स में देखने को भी नहीं मिलता। क्योंकि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उस पे किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, और आजकल के माहौल में जो प्रेशर उन पे क्रिएट होता है इन सारी चीजों को सीखना, एक कदम हमेशा आगे रहना, तो ये जो मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स हमने लिए, उसके पीछे आपका क्या आइडिया था? आपको कहाँ वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई कि दिस इज समथिंग दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स? जब मैं MIT गया था ना, तो MIT हमें 100 स्टार्टअप्स को ग्लोबली उन्होंने इनवाइट किया था फॉर दैट बूट कैंप। उसमें one of my colleague in the boot camp was Shipra, and she has been working on mental health. तो उनके साथ जो मेरे डिस्कशंस थे, एंड शी हैज बीन वर्किंग इन इंडिया, तो वहां से मेरी आंख खुली। इट वाज आई ओपनिंग कि इंडिया में मेंटल हेल्थ के इतने जबरदस्त इशू हैं। अच्छा, हम भी स्कूल में देखते थे, लेकिन हम तो हमारे पुराने तरीके से उनकी काउंसलिंग कर देते थे, मान बैठते थे कि हाँ सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, और हम मेंटल इलनेस को तो समझते भी नहीं है इंडिया में, है ना। अगर किसी के कैंसर हो गया तो सारा परिवार इकट्ठा हो जाएगा, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर देंगे। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही और थोड़ा सा डिप्रेशन का सा लग रहा है, तो कहेंगे बावड़ा बना दे, है ना, कोई नहीं, चल तू घूम के आ दोस्तों के साथ, सब ठीक हो जाएगा। या तू 2 दिन चला जा नानी नाना के पास, या तू 2 दिन चला जा दोस्तों के पास, सब ठीक हो जाएगा। दीज आर द रेडीमेड सॉल्यूशंस। तो हम उसको लाइटली ले रहे हैं। उसके साथ इंटरेक्शन से मेरे को पता चला कि ये डीपर प्रॉब्लम है। अब ये 2019 की बात है, 2020 में कोविड आ गया। कोविड के बाद में आप सब पढ़ ही रहे हैं कि मेंटल हेल्थ के कितने इशू हैं। देयर इज
data which is talking 70% of Indians are having challenges related to mental health. ये सब इंफॉर्मेशन प्रोसेस तो हम कर ही रहे थे। जब वापस स्कूल खुला, बच्चे 2 साल घर के अंदर रहे थे, उनकी हैबिट चेंज हो गई, उनके स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो गए, है ना? तो उसके इम्पैक्ट भी दिखने लग गए थे और उसके लिए लगा कि दिस इज द हाई टाइम वी शुड हैव प्रोफेशनल्स इन द सिस्टम, जहाँ पे बच्चा खुल के बात कर सके, जहाँ उसको जज नहीं किया जाए। तो और हमारे से कुछ अलग तरह के कनेक्शंस भी हैं, तो बच्चा उतना ओपन अप भी नहीं हो सकता। तो वी आर हैविंग टू साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स इन आवर स्कूल टू support the students for that matter. Okay, so the students and their parents both are involved into this psychological counseling. So how are the parents being receptive about it? Very tough. They are not receptive. In first 2 or 3 meetings they don't open up, and वो outright उसको रिजेक्ट कर देते। कुछ तो ऐसे भी इश्यूज आते हैं जहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, तो जो अपने लेवल पे काउंसलिंग पे हो गया एंड देन इट इज एस्टेब्लिश्ड कि इसको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, वहां जब हम पेरेंट्स को ये कम्युनिकेट करते हैं तो बाकायदा काउंसलर्स को उस पर काम करना पड़ता है मेरे साथ बैठ के, कि क्या स्क्रिप्ट उनको कही जाए कि वो उसको एकदम से रिजेक्ट ना कर दे, नहीं तो उस बच्चे का नुकसान हो जाएगा। धीरे धीरे इट्स अ प्रोसेस। तो कोशिश हम कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हमें दिख रहे हैं, पेरेंट्स की रिसेप्टिवनेस भी थोड़ी सी बढ़ी है। बच्चों में आपको क्या एक इम्पैक्ट दिखा या चेंज दिखा? बिकॉज the generation I feel is getting angrier because their energies are not being utilized, or there are so many issues that have come across because of social media or the access of information. So have you felt any change or any impact in students, let's say from class 9, 10th, 11th, 12th? नहीं, 6 ऑनवर्ड्स ही चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई है ना। उनके प्यूबिक एज के जो सिम्टम्स हैं, अर्ली साइंस दिखने लग गए हैं। द ओवर कंजप्शन ऑफ डेटा, है ना, मोबाइल का यूज बहुत ज़्यादा होने लग गया, तो वो जो कंटेंट जिसकी उनको ज़रूरत नहीं थी, दे आर एक्सपोज टू दैट ऑल्सो। बिहेवियल इशू हैं, एंग्री, मतलब एंगर इज वन ऑफ दैट थिंग। उसके अलावा भी इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, वो बहुत सारी चीज़ें बच्चों में दिख रही हैं। और कोविड के बाद में थोड़ी सी ज़्यादा भी है, हो सकता है मेडिकल इश्यूज भी हो सकता है हैबिट इश्यूज भी हो। वी आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि हाउ इट what are the factors which triggered it, but yes there are symptoms की प्रॉब्लम है। और जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई तो बच्चे ओपन अप होने लगे। बहुत सारे ऐसे फैमिली मैटर्स भी उन्होंने डिस्कस किए जहाँ पे हमने उनको दिशा देने की कोशिश की। तो जब हम एक बच्चे का भविष्य के निर्माण की बात कर दें ना, तो उसमें स्कूल भी है, टीचर भी है, बच्चा भी है, पेरेंट्स भी है, और सब पे मिलके काम करना होगा। तो जो पेरेंटिंग वर्कशॉप्स हैं, पेरेंटिंग वेबिनार्स हैं, वो उसके लिए ही है कि पेरेंट्स को सेंसिटाइज किया जाए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत फास्ट चेंज भी हो रही है। जब टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, इतने साधन नहीं थे, तो जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी के कहाँ इशू होते थे। हम बालूराम कंपाउंड दिल्ली से पैदल चलते जैन स्कूल चले जाते, 3rd 4th क्लास में पैदल जाके आ जाते थे। आज गली से एक दूसरे नुक्कड़ पे जाने में इतना डर लगता है। तो सिक्योरिटी इश्यूज क्यों बढ़ गए? क्योंकि साधन इतने बढ़ गए, लोग इतने हो गए। वैसे ही ये जितने भी गैजेट्स आ गए, तो मेंटल हेल्थ पे भी उनके चैलेंजेस आ गए। अब हम रेफर करेंगे पास्ट एक्सपीरियंस को, वो काम नहीं करता, तो हमने पेरेंटिंग वर्कशॉप वेबिनार भी पेरेंट्स को सेंसिटाइज करने के लिए किया। तो ये बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। तो हाँ, चीज़ें सही दिशा में जा रही हैं, उनके इम्पैक्ट दिख रहे हैं, एंड वी आर कलेक्टिंग द डेटा ऑल्सो। तो इन द नेक्स्ट 2-3 years we'll be able to get the real data how the things worked. I think this is very commendable, where we are directly working on the kids' mental health, क्योंकि अब जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो
जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है उससे ग्रो ही होने वाली हैं. इफ दे गो टू द कॉलेज, तो कॉलेज में भी उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जो कि डिफरेंट होगा फ्रॉम हियर. दिस इज अ कंफर्ट जोन फॉर देम. सो इफ दे हैव बीन गिवन टूल्स इन द अर्ली एज, इट वुड बी easier for them to navigate that entirely unknown space. Similarly, even in future it would help them. So I think it's a great initiative by you for the kids and their parents as well, to sensitize them. It is very important to sensitize the parents as well. Yeah, they are one of the stakeholders and सबको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है. इतने सारे इनोवेशंस, इतने सारे इनिशिएटिव्स, इनमें मेरा सबसे जो फेवरेट निकल के आया, दैट इज डेविड डायरेक्टर. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट डेविड डायरेक्टर दैट वी स्टार्टेड. इट वाज अ 7-day long winter camp kind of a thing, and that has taken a shape of a David director for each class and every section. So आप थोड़ा सा उस पे एक तो हमारे ऑडियंस को बताएं कि वो क्या है, कैसे वो आया, और वो आपको एज एन इंडिविजुअल उसने कैसे हेल्प किया ग्रो करने में या आपकी स्कूल को ग्रो करने में. जैसा आप कह रहे हैं कि इट्स वेरी नियर टू योर हार्ट, इट्स वेरी नियर टू माय हार्ट आल्सो. और मैं ये कहूँ कि सारे इनिशिएटिव में अगर एक ही इनिशिएटिव को करने का मौका मिल जाए और सपोर्ट मिल जाए तो बाकी सारी चीजें ये नेक्स्ट जनरेशन कर लेगी. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द पोटेंशियल. ठीक है, उसको उस एनवायरनमेंट की जरूरत है जहाँ पे वो अपने उस इनर पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर ले. तो जो डेविड डायरेक्टर का कंसेप्ट है, जो 7 days का कैंप होता था, वो डिराइव कहाँ से हुआ. तो मैं जब स्कूल के बाद में कॉलेज में था तो सेकेंड ईयर में अपने मुकुंदगढ़ के पास एक नाजी महाराज का आश्रम है, उन्होंने वहाँ पे 1 month लॉन्ग कैंप लगाया. हमें सुबह 3:30 बजे उठाते थे, फिर योगा, मेडिटेशन, प्रार्थना, और आश्रम में जो चढ़ावा आता था उससे हमें नाश्ता मिलता. उसके बाद कुछ इंटेलेक्चुअल टॉक्स, स्पिरिचुअल टॉक्स. दे यूज टू इनवाइट एक्सपर्ट्स जो जीवन के अलग अलग आयामों पे बात करते थे. और फिर शाम को वापस थोड़ा सा श्रमदान, फिर वापस ध्यान और प्रार्थना और भोजन, और हम 8, 8:30 बजे सो जाते थे. तो ये जो 1 महीने का कैंप था ना, उसमें खुद को जानने का मौका मिला. उसके बाद में बीएड करने बाहर चले गए, नौकरी लग गई, छोड़ दी, स्कूल कर ली. लाइफ के जितने भी इवेंट्स हैं उनमें जहां जहां मैं अटका हूं, उससे निकलने के लिए जिन टूल्स टेक्निक की जरूरत है वो उस 1 महीने के कैंप से नहीं सब मिल जाते हैं. डायरी भी लिखते थे रात को सोने से पहले. तो कुछ दिनों तक तो जहां भी अटकता था दौड़ के उस डायरी को उठाता और देखता कि उस कैंप में क्या बताया. ठीक है, बाबा जी ने क्या बताया था, है ना, लक्ष्मण ताऊ जी ने क्या बताया था, और वहां से सारे रेफरेंस मिल गए. अब जब बच्चों के साथ समय बिताया, टीचर्स के साथ समय बिताया, पेरेंट्स से बात की, तो ये लगा कि जो हमारा क्या कहते हैं भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र है अध्यात्म, उसको तो हमने छोड़ दिया. घरों में भी मंदिर हैं लेकिन खड़े खड़े अगरबत्ती करके लोग भाग रहे हैं. बैठ के प्रार्थना करना या 2 मिनट ध्यान करना वो भी नहीं है. बच्चों को जब ये कहते थे कि 5 मिनट बैठो तो विचलित हो जाते थे. अब ये था कि जो जीवन में हमेशा काम आएगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, उसमें 5 एसेंशियल्स हैं. ठीक है, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्रेयर, रीडिंग गुड बुक्स, having connection with the family and spending time with mother nature. ये 5 एसेंशियल्स हैं, ये वहीं से ही निकले थे. और ये ही उनको एक्सपीरियंस करवाने के लिए हमने 7 days का कैंप. घर पे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर देते हैं. जब आप 7 दिन स्कूल में आ गए, 8 बजे सोना, 8 बजे सोना, और सुबह आपको 8 बजे नाश्ता मिलना है, तो उससे पहले सारी चीजें करनी है. वो एक्सपीरियंस बच्चों को करवाती. और फिर कुछ इश्यू, लॉजिस्टिक इश्यूज आ जाते हैं, कुछ बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं. जमाना चेंज हुआ. तीसरे कैंप की बात है, रात को 1:30 बजे मेरी नींद खुली. तो बॉयज और गर्ल्स अलग अलग होते थे, और रात को देखा तो एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, हाथ में हाथ डाले और बात कर रहे हैं. जबकि हम ये कहते थे कि इन 7 दिन में आपको संयम का पालन करना है.
क्योंकि दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट टू बी Yes. लर्न। तो फिर समय को देखते हुए उसको डे टाइम में कर दिया, एंड डेविड डायरेक्टर इज दैट प्रोग्राम। सुबह बच्चा आएगा, मेडिटेशन, योगा, एंड देन हैविंग दोस टॉक्स, हैविंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर टुगेदर, और फिर फ्री प्ले है आपको। एंड दिस टाइम तो हमने एक साधु महात्मा है उनको भी आमंत्रित किया, उन्होंने 2 घंटे बच्चों से बात की, बहुत अलग एस्पेक्ट्स बच्चों के निकल के आए। कई बार तो ऐसे लगता है कि हम इनके साथ हैं लेकिन हम इनको जानते ही नहीं हैं। एक बाहर से साधु महात्मा आ रहे हैं, वो 10 मिनट किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उसमें जो चीज निकल के आ रही है वो बीइंग टीचर, बीइंग पेरेंट, वी आर नॉट एबल टू डू दैट। तो बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम है, और मेरा 22 साल का ये अनुभव है कि और कुछ छूट जाए, लेकिन अगर ये भी कंटिन्यू रहा और ये टूल टेक्निक्स इनके साथ रहे तो इनको पता रहेगा कि कब क्या करना। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज है। मेरा भी one of the most favorite kind of activity in school is David Director. So हमने बात की अध्यात्म की, मेडिटेशन की। हम ये तो आज हमारी जो जनरेशन है वो अब रिकॉग्नाइज कर रही है, बट इट हैज बीन इन आवर वैल्यूज, इन आवर कल्चर फॉर thousands of centuries. Exactly. So how do we bring that back to our students? I know of an initiative that you have started for the students is Dhamma Hall. It's a separate dedicated space for meditation. So that is one initiative that you have started for the students. But other than that, how can we bring this spirituality or bring this idea of meditation to the students and guide them into this? हमने अपने स्कूल में धम्मा हॉल बनाया, और धम्मा हॉल का आइडिया आया विपस्सना करके आया था। तो लास्ट जनवरी में पुष्कर गया था, 10 दिन का विपस्सना कैंप करके आया। रोज 12 घंटे मेडिटेशन होता था, तो 120 घंटे की एकदम अच्छी वाली ट्रेनिंग हो गई। तो 20-20 मिनट के, 1-1 घंटे के जो सेशन हम स्कूल में पहले भी करवाते थे मेडिटेशन के। तो ये लगा कि डेडिकेटेड स्पेस होता है, एक एनवायरनमेंट होता है। तो स्पिरिचुअलिटी इज नोइंग योरसेल्फ, सिंपल है ना। कर्म कांड, पूजा पाठ, ये सब अलग अलग तरीके से आपको कहीं पे मदद करते हैं, कहीं आपको दिशा देते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ है कि जब आप अपने साथ समय बिताओ। When you spend time with yourself, you understand yourself. And most of the people are not aware of themselves because they are not sparing time. आप 10 मिनट आलती पालती मार, अब उसमें ये है कि मन पे तो जब आओगे जब शरीर साथ देगा। अब आलती पालती मार के आप अगर 10 मिनट बैठ ही नहीं पाओगे तो फिजिटिंग शुरू हो जाएगी। कल मैं समृद्धि से बात कर रहा था मेडिटेशन को लेके, तो बोले 5 मिनट तो ठीक थी, उसके बाद तो चींटियां चलने लग गई। तो चींटियां खाएंगी नहीं, अंदर है ना, वो तो अंदर ही है। तो अब वो आदत ही नहीं है। पहले शरीर को तैयार करना, फिर मन को तैयार करना, लेकिन शुरुआत क्या है, आप उनको कोई एनवायरनमेंट तो दो। तो धम्मा हॉल हमने वो क्रिएट कर दिया जहाँ पे दे कैन स्पेंड टाइम विद देमसेल्फ, एंड गाइडेड मेडिटेशंस के उनके सेशन भी हमने शुरू कर दिए। स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करने के लिए ये सबसे सही तरीका है, लेकिन जो कुछ रिचुअल्स हैं ना, अपने अपने धर्म में भी हैं, अपने रिचुअल्स में भी हैं, अपने त्योहारों में भी हैं, जितने भी चीजें हैं वो सब साइंटिफिक हैं। लेकिन हम थोड़ा सा रुकें और फिर इंक्वायर करें तो हमें आंसर सारे मिल जाएंगे। ठीक है, हर एक रिचुअल जो हमारे संस्कृति का है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, लेकिन समटाइम्स वो इवोल्यूशन के फेजेस हैं। किसी फेज में कर्म कांड इतना बढ़ गया तो 2 टुकड़े हो गए। एक जो लोग हैं वो कहते हैं हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के, एक है वो ये कहते हैं कि हम इन सारे रिचुअल्स को, बाकी हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। उसको थोड़ा सा रुक के, जिसने पानी में उतरा उसने उसको जाना, तो पानी किनारे बैठ के उसकी गहराई की चर्चाएं हम करते रहे तो कोई अर्थ उसका है नहीं। तो कोशिश ये है कि जिसको उतरना है वो उतरे और उसको ढूंढे और फिर कुछ प्रोक्लेम करे। तो हाँ, स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जितने हमारी समझ लिमिटेड,
हम किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं है, तो वो जितनी लिमिटेड समझ है उसके साथ हम बच्चों को वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो दिख रहे हैं। क्या बच्चे रिसेप्टिव हैं या क्या उनमें झिझक है कि मेडिटेशन तो कुछ नहीं होता, क्या होगा इससे, या वो समझते हैं मेडिटेशन और ध्यान और खुद के साथ वक्त बिताने की इम्पोर्टेंस? जिसने बिता लिया उसको तो समझ में आ गया, बातों से तो किसी के समझ में नहीं आया। किसी को ये बताया कि ये मेडिटेशन से ये होगा ये होगा, सबको हमने रिक्वेस्ट की कि आओ बैठो, अपने शरीर को साथ दो, मन को साथ दो। जिसने कर लिया उसको तो आनंद आ रहा है, जिसने नहीं किया उसको तो समझाना मुश्किल है। So, I think we'll conclude this here with my very last question, that amongst all the initiative innovations that you have done in the last 2 decades, over last 2 decades, what were the core values and what were the core ideas that you kept with yourself and explored around the world and brought it back to your students? सिंपली अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें तो जितनी मेरी समझ है उसमें एम्पैथी काम करती। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल हैज इमेंस पोटेंशियल। ठीक, बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है हर इंडिविजुअल की। तो कोई एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो उसके लिए काम नहीं करेगा। तो ये समझ में आना चाहिए कि हम इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करें, उसकी यूनिकनेस को रिस्पेक्ट करें और उसको वो फ्रीडम दी जाए टू फॉलो द पैशन। अब एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, हमारी एकमात्र जिम्मेदारी जो है ना वो ये है कि हम गार्डियन हैं। हम ये ऑब्जर्व करते रहें कि एक वो किस दिशा में जा रहा है, हम एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दें, उसको वो बैंडविड्थ मिले जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटेशन करे, जहाँ पे हार्म होने की संभावनाएं हैं वहां पे हम इंटरवेंशन। तो वैल्यू जो है वो एम्पैथी है, वो फ्रीडम टू चूज द पाथ है। एज ए टीचर और एज ए पेरेंट जो मैंने सीखा है उसको थोपने की जरूरत तो नहीं है। एंड वी रिस्पेक्ट एवरी न्यू लाइफ, कि जो मेरे में है वो आप में भी है, वो 6 साल के बच्चे में भी है। तो वो जो कंट्रोल फ्री या हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है ना वो कहीं रुक जाएगी जब वो सम्मान का भाव आ जाएगा कि हाँ इसमें भी वो है जो अपने अंदर है। अपने अंदर आज फॉर डेकेड्स में वी गॉट द एनवायरनमेंट, तो वो इवॉल्व हो गया। वो 6 साल का है तो उसमें उतना है, 10 साल में उतना है, 20 साल में उतना है। उसको भी अगर टाइम मिलेगा, उसको भी कोई एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो भी नर्चर होके ग्रो कर जाएगा। Such beautiful words, sir. Thank you. Respect for all and empathy for all. I think this should be the mool mantra for everybody in their life. And on this very, very beautiful note, we would like to end today's podcast. It has been very insightful session today. We got to know how does an innovative educator thinks like, and it has been an insightful 1 hour long session with you. So I thank you. Thank you very much. Thank you so much. So this was the second episode of Unschooling. We had with us Mr. Shivram with his innovative and futuristic initiatives, gave us beautiful insights into his mind of being an futuristic educator. Stay tuned for more such innovative and educational content. We have a huge lineup of guests, of topics which would help you build your and your child's career and give you an insight into what a futuristic education looks like. Thank you so much for joining. Tell us in the comments what would you like to hear about, what do you want us to talk about, and we will come up with such topics.